हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन। तो जो लोग भी CTET पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनका लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी है, उन सब लोगों के लिए जो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पैडागोजी के क्वेश्चन को किया किस तरीके से जाता है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज हो उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन यहीं पर आप सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। और यही जो है लैंग्वेज आपके जो है स्कोर को हमेशा याद रखिएगा बढ़ाता है। ठीक है, तो लैंग्वेज को आपको जो है इतना मतलब लीनियंट होकर, मतलब इतना कैजुअल होकर नहीं करना है। आपको उसी तरीके से इसकी भी प्रैक्टिस करनी है जैसे बाकी सब्जेक्ट की। 15 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश हिंदी में आता है और 15 मार्क्स की पैडागोजी। पर अपठित गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इस पर मैंने एक वीडियो आप लोगों को बताया था, डाला था कि किस तरीके से, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई है। बस जुड़े रहिए, आप लोगों की इसकी मैं प्रैक्टिस भी करवा दूंगी। 15 नंबर की जो पैडागोजी है ये मैंने आप लोगों को स्टार्ट कर दिया है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को एक हेल्प जरूर मिलेगी। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पैडागोजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस भी मैंने हिंदी की दी है, उसको अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी पैडागोजी के नाम से, उसे जाकर जो है सर्च कीजिए और जाके जो है आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा। 5 टॉपिक करवा दिया है मैंने, साथ साथ में करवाती रहूँगी। ठीक है, मैं ही यहाँ पे क्लासेस दे रही हूँ तो 1 बाय 1 करके जो है मैं पूरी क्लासेस कंप्लीट करती हूँ। अब जो है आपसे डेली जो है डे में 2 क्लासेस होंगी। ठीक है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की हो वो 2 होंगी, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ से एक हाईलाइटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बेस्ट से बेस्ट जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, लेकिन क्वेश्चन क्या है। संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधि करवाती है। उन स्थितियों पर आधारित एक वास्तविक गतिविधि करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन के अनुभवों से संबंधित। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो संगीता है अपनी कक्षा में कुछ वास्तविक गतिविधियां करवाती हैं, वो भी विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित। वह किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है, तो इसमें से कौन सी विधि का, श्रव्य भाषिक विधि, श्रव्य किस कुछ बोल थोड़ा ना रही है, ये गतिविधियां करवा रही है तो श्रव्य तो होगा ही नहीं। व्याकरण अनुवाद विधि, यहाँ पे बच्चे को वो अनुवाद एक तरह से बोलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ व्याकरण की भी बात नहीं चल रही है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, बिल्कुल जो उनके जीवन से अनुभवों से संबंधित है उस पर जो है कुछ गतिविधि करवा रही है और स्थितियों से संबंधित, उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधि करवा रही है जो उसके जीवन के अनुभवों से संबंधित है। तो ये जो है कौन सी विधि जो है वो अनुसरण कर रही है, तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। कहने का मतलब बच्चों को जो है क्या कर रही है, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका दे रही है। संरचनात्मक मौखिक उपागम तो होगा ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी 3 क्यों नहीं होगा ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा जो है ना याद रखिएगा। पैडागोजी के क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी पैडागोजी, किसी भी सब्जेक्ट की पैडागोजी करें तो अपना माइंड सेट जो है पॉजिटिव रखें। साथ में अपने माइंड में एक बात रखिए कि जो भी कुछ है वो बच्चे को केंद्र में रखकर, मतलब बच्चे के हिसाब से जो है आंसर को आपको सही करना, ना कि अपने हिसाब से। आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए। आप याद रखिएगा, आप जो है बच्चे के लिए सब कुछ नहीं है, बस आप एक सुविधादाता के रूप में काम करते हैं। ठीक है, आप बस उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बच्चा जो है केंद्र में हो, बाल केंद्रित शिक्षा हो, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवसर देना है, कोई भी एक्टिविटी करवाना है तो। प्रत्यक्ष विधि के संबंध में, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है की बात कर रहा है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य जो होता है विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग करना नहीं होता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या प्रत्यक्ष विधि का जो उद्देश्य है विद्यार्थियों के जो दैनिक स्थितियाँ हैं उसके दैनिक स्थितियों में जो भाषा प्रयोग हो उसमें मदद करना नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। प्रत्यक्ष विधि जो है उसकी भाषा को जो है और मजबूत बनाता है। ठीक है, और भाषा जो है आपकी डे टू डे लाइफ में यूज़ भी होती है, तो जो भी दैनिक स्थितियाँ होंगी, जो भी दैनिक गतिविधियाँ होंगी उसमें तो प्रयोग होगा ही। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया कि क्योंकि मदद करना नहीं है बोला। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। बिल्कुल, जो प्रत्यक्ष विधि है ना उसका बच्चे जो भाषा का जो प्रयोग है अपने दैनिक डे टू डे लाइफ में जो है उसका उपयोग कर सके। कितना अच्छा है, आपको ईजिली पता चल जाएगा। आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन क्यों नहीं है ये। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा, व्याकरण व शब्द भंडारण में मदद करना। ये भंडार करके क्या करेंगे,
तो ये भी आपका गलत नहीं है। ठीक, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब कि आपका 108। देखिए, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि, जो बबीता है अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। ठीक है, मतलब जो ध्वनि है और तुकबंदी है उसको जो है क्या करवा रही है, अलग अलग करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को जो है मजबूत कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता को, आकृति विज्ञान, तो आकृति की बात तो की नहीं जा रही है, यहाँ पे ध्वनि और तुकबंदी की बात की जा रही है, तो आकृति तो होगा ही नहीं, चित्र की भी बात नहीं की जा रही है। व्याकरण के प्रति जागरूकता, देखिए बबीता अपने विद्यार्थियों के आरंभिक जो ध्वनि है और तुकबंदी को पृथक करवा रही है, वो किस तरह के पक्ष को जो उसके मजबूत कर रही है, तो व्याकरण की भी बात नहीं की जा रही है। ध्वनि और तुकबंदी मतलब ध्वनि विज्ञान की जागरूकता के लिए। ठीक है, जिससे कि बच्चे को समझ में आ जाए कि किसी भी शब्द में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? किसे सारांश पठन के रूप में, सारांश क्या होता है, जो कि आप सबका पूरा निचोड़ एक लास्ट में लिखते हैं ना, एक कुछ लाइनों में आप समरी लिखते हैं, तो वो क्या होता है के रूप में जानता है? सरसरी तौर पे पठन करना, बारीकी से, या डिकोड करना, या कुटबंध करना। तो देखिए, डिकोड करना और कुटबद्ध तो होगा ही नहीं। जो सारांश होता है एक पूरे ही एक मिलाकर, पूरे पैराग्राफ को मिलाकर, मतलब या पूरे चैप्टर को मिलाकर जब एक समरी तैयार करते हैं, तो एक सरसरी निगाह में पढ़ने के लिए, बारीकी से पठन के लिए नहीं, क्योंकि बारीकी से पढ़ने के लिए तो पूरा जो विस्तार पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। तो सारांश पठन जो है सरसरी तौर पे पठन के लिए। तो यहाँ पे भी जो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन जो है आप बहुत ही ईजी से कर पा रहे होंगे। आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 2-4 कर लेंगे ना, तो आप लोग खुद देखेंगे कि आगे जब करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से करते हुए जाएंगे। ठीक है, बट प्रैक्टिस जरूर करना है, मैं खुद करवाऊंगी, बस आप जुड़े रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से करना है तो। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है? देखिए, जो पाठ्य सामग्री होती है जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए पढ़ा जाता है, इसके अंतर्गत तो कौन सा होगा? हाँ, सरसरी तौर पर, बारीकी से पठन, डिकोडिंग या कुटबद्ध। देखिए, किसके अंतर्गत जो पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशिष्ट सूचना के लिए, विशिष्ट सूचना के लिए जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है, तो क्या बारीकी से पठन करने के लिए ना? तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है लेकिन विशिष्ट सूचना के लिए तो बारीकी से पठन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मिनट। देखिए, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वह उन्हें एक वाक्य देती है, उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से वो रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा जो है ले रही है? श्रवण, पठन, शब्द भंडार या व्याकरण? देखिए, इस जो प्रश्न हैं वो आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किस तरीके का जो है वो कार्य कर रही है? तो श्रवण का कर रही है या पठन करने के लिए? तो श्रवण और पठन की तो बात ही नहीं की जा रही है, ना ही व्याकरण की बात की जा रही है। वो क्या बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से वो रेखांकित जो शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। तो गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? तो वो है शब्द भंडार की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। किसकी शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है? उसे क्या नहीं करना चाहिए? इनमें से जो है उसे क्या चीज़ नहीं करना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए वो नहीं की बात कर रहा है। बिना किसी संदर्भ के शब्दों का अर्थ पूछना, बिना किसी संदर्भ के अर्थ पूछना, तो क्या ये सही है? संदर्भ के अनुसार अर्थ पूछा जाता है ना, तो क्या नहीं करना चाहिए? ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बिना किसी संदर्भ के बारे में वाक्य में किसी भी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, ये बिल्कुल सही है, पूछा भी जाता है। वाक्य में किसी भी वाक्य को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, अनुच्छेद से कुछ शब्द देखकर संदर्भ में उनका अर्थ खोजना, बिना किसी संदर्भ के अर्थ पूछना, ये गलत है। तो क्या उसे नहीं करना चाहिए? ये पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देवीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है।
जैसे आज मैं डैश गई और कुछ फल सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी पर मैं डैश लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। ठीक है, ये अनुच्छेद देती है और इससे जो है वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्द के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देवीना विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को जानना होगा। बिल्कुल सही बात है। केवल व्याकरण, तो केवल आ गया तो ऑप्शन वो गलत हो गया। वाक्य के वाक्य विन्यास को समझना, ये नहीं। पाठ की विषय वस्तु को बस समझना, नहीं। अगर सही शब्द को चुनना है तो इस संदर्भ के अनुसार जो ये दिया गया है इसको समझकर सर्वाधिक जो सही शब्द होगा उसको जो है चुनना। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि जब तक इसके संदर्भ में ही तो आपको सही करना है, तो संदर्भ के अनुसार कभी भी जो है ऑप्शन लिखे वही ऑप्शन जो करेक्ट होता है। मैंने कल भी बताया था, किसी भी पैडागॉजी में संदर्भ के अनुसार, संदर्भ को देखते हुए संदर्भ वाला शब्द जो होता है वो हमेशा आंसर करेक्ट होता है। बिना संदर्भ हो तो वो गलत होगा। प्रत्यक्ष विधि में क्या बात कर रहे हैं? प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण किस प्रकार पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। देखो, बिना व्याख्या और कृत्रिम तरीका तो ये कोई विधि नहीं है। हाँ, आगमनात्मक और निगमनात्मक में अगर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? प्रत्यक्ष विधि में आगमनात्मक तरीके से। पहले बच्चे को जो है इसमें उदाहरण दिया जाता है, फिर जो है नियम बताया जाता है। और निगमनात्मक विधि में पहले नियम और फिर उदाहरण। बस इन दोनों में से एक भी आपको पता होगा ना, जैसे निगमनात्मक न से याद करना, पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण। ठीक है, नियम के बाद ही जो है उसे जो है उदाहरण बताया जाता है। यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि की बात कर दी है तो मतलब जो बच्चों को पहले दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे आगमनात्मक तरीका पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम डिजाइन जो की जाती है उसमें जो प्रस्तुतिकरण है वो किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिसमें कोश, विषयक या व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है। तो ये सही है? नहीं। वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन और क्रम निर्धारित किया जाता है। बिल्कुल। सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीक नहीं। भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का बस इस्तेमाल। विशिष्ट केवल प्रक्रियाएं सूचनाओं के लिए, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। देखिए, वे सिद्धांत जिससे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, तो यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय पर आधारित जो भाषा शिक्षण है विधि कौन सी है? भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, स्थिति परक उपागम या संरचनात्मक उपागम? तो क्या होगा इसका? देखिए, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वय, मतलब बच्चा वाचन कर रहा है और उसकी जो शारीरिक क्रिया है उन दोनों के बीच समन्वय आधारित जो भाषा शिक्षण की कौन सी विधि है, तो वो क्या कहलाएगी? समग्र भौतिक प्रक्रिया। क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष विधि भी नहीं, स्थिति परक नहीं, ये कहलाएगी समग्र भौतिक प्रक्रिया। मतलब पूरा होल उसका जो है देखा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? अगर भाषा की कक्षा, उसमें किस तरह का परिवेश जो है नहीं होना चाहिए? होना चाहिए वो नहीं पूछा, नहीं होना चाहिए। बाल अनुकूलन, तो बालक के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। सजीव और सक्रिय होना चाहिए, बच्चे एक्टिव हों और वो जो चीज़ें हैं वो सजीवता उसमें दिखे। संसाधन पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल। तानाशाही नहीं होना चाहिए। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो जो है नहीं होना चाहिए। बाकी क्यों होना चाहिए तो आपको क्वेश्चन से ही पता चल गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विधा सिद्धांत से हुई है? मतलब इनमें से किसकी उत्पत्ति जो भाषा की प्रकृति से और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका की विधा के सिद्धांत से हुई है? तो पाठ्य सामग्री पर आधारित जो निर्देश होता है, या समग्र भाषा या विषय वस्तु पर आधारित निर्देश, या तो पाठ्य सामग्री पर आधारित जो निर्देश होते हैं वो उसकी उत्पत्ति जो है भाषा की प्रकृति, सामाजिक संदर्भ में पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका विधा का सिद्धांत है उस पर हुई है। ठीक है, पाठ्य सामग्री पर आधारित निर्देश, पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा के विविध प्रकार, जो भाषा के जो अलग अलग प्रकार हैं जो दूसरों को केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार जो है उसके हिसाब से भी, व्याकरण भी और शब्द के क्रम में भी भिन्न होते हैं, वो किस रूप से जाने जाते हैं? तो हम सब लोगों को पता है कि जो भाषा के अलग अलग प्रकार हैं
वो उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते, बल्कि वहाँ पे जो शब्दों का भंडार होता है, मतलब जो शब्द होते हैं, या व्याकरण के रूप से देखा जाए या शब्दों का क्रम देखा जाए, तो वो जो है उच्चारण का लहजा, अपबोली और विशिष्ट शब्दावली नहीं, बोली बोली क्योंकि क्षेत्रीय होती है, तो इसमें जो है भिन्नता देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद जो है इंग्लिश पेडागोजी लैंग्वेज 2 जिनका वो स्टार्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे यहाँ से उनको एक हेल्प जरूर मिल रही होगी, और अगर लगता है कि ये वीडियो जो है यूज़फुल है तो आप जो है लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर हो गई तो। कोई भी सजेशन है कॉमेंट में दे सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो कॉमेंट करके जो है आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइमली जो है रिप्लाई कर सकूँ। ऑल द बेस्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आर्मी विधि और किस नाम से जानी जाती है? जो आर्मी विधि है तो ये जो है श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, या परामर्श कोश, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो आर्मी विधि जो है ना, ये श्रव्य भाषिक विधि के नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन किया पेडागोजी के। उम्मीद करती हूँ ये सभी क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिला होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन जो है आपको ऐसा भी हो सकता है कि नहीं समझ में आया होगा, तो वो भी जो है आप जो है कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट।